दोस्तों आज मैं जो आपको बुक समरी बताने वाला हूँ ये मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, वैल्यू इन्वेस्टर हो, ग्रोथ इन्वेस्टर हो, ये बुक आपके बहुत काम आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। मैं 5 चीज़ें बताने वाला हूँ, 5 ऐसी चीज़ें जो कि इस बुक में मेनली 80% ऑफ दी कंटेंट है वो कवर कर लेती है। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। कैपिटल ग्रुप एक बहुत बड़ा हेज फंड ग्रुप हुआ करता था, करीबन ये 1965 की बात है अमेरिका में। उस वक्त वहाँ पे एक हेज फंड मैनेजर थे, उनका नाम था रॉबर्ट कर्वी। रॉबर्ट कर्वी में कॉफी कैन इन्वेस्टिंग पे पेपर लिखा था 1985 में। तो मैं बात कर रहा हूँ 1965 जहाँ पे शुरुआत हुई इस चीज़ की। मेरे हस्बैंड की भी पोर्टफोलियो आप ही मैनेज कर दीजिए, जो रॉबर्ट कर्वी को कहा उन्होंने। रॉबर्ट कर्वी ने हाँ कहा और उनकी पोर्टफोलियो जब एनालाइज की कि उसके हस्बैंड ने कौन कौन से स्टॉक लिए थे, तो रॉबर्ट कर्वी ने देखा कि ये वही स्टॉक्स है जो उनकी वाइफ के लिए वो मैनेज करते थे, खरीदते थे। हाँ, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, उनके हस्बैंड बेचना भूल जाते थे, बेचते नहीं थे। जो रॉबर्ट कर्वी खरीदते थे उनके वाइफ के लिए, वो उसके हस्बैंड भी खरीद लेते थे स्टॉक्स। लेकिन रॉबर्ट कर्वी जब बेचते थे वो बेचता नहीं था, उनके जो हस्बैंड है। तो ये सब हुआ कैसे? 20 साल तक रॉबर्ट कर्वी ने जो स्टॉक्स खरीदे वो उसके क्लाइंट के हस्बैंड ने भी खरीदे, लेकिन जो बेचे उसने बेचे नहीं। 20 साल में जो रिटर्न मिला है, रॉबर्ट कर्वी ने देखा कि बहुत ही ज़्यादा था। उस टाइम जो रिटर्न था वो एकदम काबिल तारीफ था। तो रॉबर्ट कर्वी ने कुछ पेपर्स लिखे कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग मतलब एक बार स्टॉक्स खरीदो, बाद में भूल जाओ, और लॉन्ग टर्म में उसके रिटर्न्स बहुत मिलने वाले हैं। इसी के ऊपर पूरा बुक है। इस वीडियो को मैं 5 भाग में डिवाइड करूंगा, 5 ऐसी बातें जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है इस बुक में। तो पहला टॉपिक रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। दूसरा रहेगा अवॉइड इंटरमीडिएटरीज, यानी कि जो है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स और जो ब्रोकर्स रहते हैं उनको। तीसरे पार्ट में मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ बिजनेस। फोर्थ पार्ट में मैं बोलूँगा कैलकुलेशन, कैसे करते हैं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की कैलकुलेशन। और फिफ्थ पार्ट में मैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में बताऊँगा। जो पहला पार्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, राहुल द्रविड़ और सहवाग, इन दोनों का जो रन रेट है, आपको मैं भी कहूँगा तो आप सीधा बोल दोगे कि सहवाग का रन रेट ज़्यादा रहता है, लेकिन नहीं। इस डेटा को देखिए और मुझे बताइए किसका ज़्यादा है। द्रविड़ का रन रेट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो डिफेंसिव खेलता था, और यानी कि मैं इसका इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से कंपेयर कर सकता हूँ। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप कुछ स्टॉक्स को, अच्छी कंपनीज को बहुत टाइम तक होल्ड करके रखते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कम रिटर्न मिलेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिलने वाले हैं। बस आप छोटे जो 1-1 साल के प्रॉफिट है उसमें मत घूम जाइएगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके ही बड़े बने हैं। कितने भी रिचेस्ट मैन ऑफ दी, आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी ले लोगे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। डायरेक्टली यानी कि वॉरेन बफेट, इनडायरेक्टली यानी कि जो फाउंडर होते हैं, तो वो सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बने, या ना कि कोई ट्रेडिंग और ये सब से। तो मैं मेरे टॉपिक पे आता हूँ। 1988 में बर्कशायर हैथवे की जो लेटर्स है वॉरेन बफेट जो लिखा करते हैं हर साल, उसमें एक क्वेश्चन को एड्रेस किया वॉरेन बफेट ने। वॉरेन बफेट ने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया कि हाउ लॉन्ग शुड वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, हाउ लॉन्ग शुड वी होल्ड अ स्टॉक। तो वॉरेन बफेट का सिंपल सा जवाब था फॉर एवर, यानी कि आपको लगता है तब तक इन्वेस्ट करिए। पहली बात तो इन्वेस्ट ऐसी कंपनी में करिए जिस कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आता है। वॉरेन बफेट की जो इन्वेस्टमेंट है सब लॉन्ग टर्म है। कोको कोला को ले लीजिए, जिलेट को ले लीजिए, सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो लॉन्ग टर्म का अब देख रहे हो कितना बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको। मैं आपको प्रोबेबिलिटी ग्राफ बता रहा हूँ, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ग्राफ है ये। इसमें पता चलेगा कि कितने प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके रिटर्न्स, अच्छे रिटर्न्स की, अगर आप जितने टाइम होराइजन को बढ़ाते हो। एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको। आपने कभी डाइस फेंक के देखा होगा, तो डाइस में आपको 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। प्रोबेबिलिटी सबकी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन 10 बार फेंकोगे तो इक्वल नहीं होगी। हो सकता है एवरेज नंबर 6 आए, हो सकता है 5 आए। 100 बार या 1000 बार फेंक के देखिए और देखिएगा एवरेज नंबर 3 आएगा। जब लॉन्ग टर्म पीरियड जुड़ जाता है तो उसकी जो असली जो वर्थ है वो निकल आती है। शॉर्ट टर्म में कोई बोल नहीं सकता।
दूसरी बात, अवॉइड इंटरमीडिएटरीज, यानी कि जो हेज फंड, इंडिया में तो हेज फंड मैनेजर्स, हेज फंड कम ही लोग हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ के लिए होता है, लेकिन आप जो म्यूचुअल फंड भी करते हो तो उसमें फीस का बहुत बड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, 1 लाख रुपए अगर 40 साल तक इन्वेस्ट होते हैं तो उसकी फीस में बस में फ्लक्चुएशन कर रहा हूँ और देखिए कितना बड़ा फर्क आ जाता है। एक में ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें कि 1 लाख अगर 40 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो एक में मैंने फीस ली है 0.01% और दूसरे में जो फीस ली है मैंने 2.58% फीस ली है। तो आप जानकर हैरान हो जाओगे कि डिफरेंस कितना है। देख लीजिए, एक है 1 करोड़ 11 लाख, एक है 2 करोड़ 58 लाख, यानी कि फीस, छोटी छोटी जो फीस है वो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर लेती है। और ब्रोकर्स और ये सब का काम क्या है कि आपको बार बार कॉल लेके आपसे ट्रांजैक्शन कराना, जो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत है। एक बार आप एनालाइज करिएगा कि आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना हुआ है। आप एक बार बेचते हो तो आपको सेलिंग कॉस्ट, फिर आप में टैक्स और टैक्सेस भी लग सकते हैं और अलग अलग कॉस्ट रहते हैं। इसलिए आप बार बार बेचिए और ख़रीदिए मत, कोई भी ब्रोकर की या फिर न्यूज़ सुन के नहीं, खुद से एनालाइज करिएगा। स्टॉक इन्वेस्टमेंट एक आर्ट है और एक साइंस भी है, तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन मत करिए। या ट्रेडिंग को तो मैं पहले ही अवॉइड करना चाहता हूँ, ट्रेडिंग को तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कभी करने के लिए। तो वॉरेन बफेट ने एक बेट रखी थी 10 साल के लिए। 10 साल तक उन्होंने बोला था कि जो इंडेक्स होते हैं, यानी कि इंडिया में अगर निफ्टी और सेंसेक्स पकड़िए, हमारे इंडेक्स है, यूएसए में हो, तो वॉरेन बफेट ने कहा था, हेज फंड मैनेजर्स को चैलेंज किया था कि आप इंडेक्स से ज़्यादा 10 साल में रिटर्न दिला के दिखाओ। हेज फंड मैनेजर्स बहुत ही क्वालिफाइड रहते हैं, उनको बहुत नॉलेज होती है स्टॉक मार्केट के बारे में, लेकिन 10 साल के बाद पता चलता है कि हेज फंड मैनेजर्स ने उसके आसपास भी रिटर्न नहीं दिया जो कि सिर्फ इंडेक्स ने दिया। मैं बताना चाहता हूँ, इंडेक्स मतलब मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनियां होती है इसमें, इंडेक्स में। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हुआ कैसे, इतने पढ़े लिखे हेज फंड मैनेजर्स को इंडेक्स फंड ने कैसे बीट कर दिया। इसका रीज़न यही है कि वो फीस बहुत चार्ज करते हैं। आप 2%, 3% और उससे ज़्यादा चार्ज करते हैं, फीस बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हो तो 0.01% है। मैं बोलना चाहूँगा, आप ETF के बारे में सर्च करिए और उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए रेदर देन म्यूचुअल फंड। उसके बाद टाइप ऑफ बिजनेस, आपको मैं फोर्थ पार्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ, फोर्थ पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करें। लेकिन वो कैलकुलेशन से पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि बिजनेस कौन सा होना चाहिए। आप देखिएगा, 3 टाइप के बिजनेस होते हैं। एक होता है जिसमें हाई कैपिटल लगती है और बहुत कम रिटर्न देते हैं, जैसे टेलीकॉम सेक्टर। एक होता है जो मीडियम कैपिटल लगती है और रिटर्न भी उतना ही देते हैं, बैंक्स, HDFC बैंक पकड़ लो फॉर एग्जाम्पल। और एक ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें कैपिटल बहुत कम लगती है लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा देते हैं, जैसे कि गूगल। तो देखिएगा, आप ऐसी कंपनीज के हिसाब से फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाइएगा, वरना फिर आप कौन सी कंपनी चूज़ करोगे बाद में रिटर्न कंपेयर इससे मत करना, उसके सेक्टर वाइज कंपनी में आपको रिटर्न चेक करने हैं। उसके बाद मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि 4 बातों का ध्यान रखिएगा। कंपनी B2C रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। B2C कंपनी, अगर कर्जा बहुत कम होना चाहिए कंपनी में, कर्जे वाली कंपनी डूब जाती है ज़्यादातर, देखा गया है। तीसरा बात, साइक्लिकल बिजनेस नहीं होना चाहिए, नॉन साइक्लिकल बिजनेस हो तो ज़्यादा अच्छा है। और चौथी बात, उसके जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो हो सके तो इतना स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इंटेंजिबल एसेट, मैं कोको कोला की बात करूँ, उसका इंटेंजिबल एसेट ही उसकी कंपनी के नेटवर्क से ज़्यादा हो जाएगा। तो इंटेंजिबल एसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको कैलकुलेशन पार्ट पे आता हूँ, यानी कि फोर्थ पॉइंट। तो बेसिकली कैलकुलेशन के लिए आपको 3 फिल्टर से कंपनीज को फिल्टर करना है। 3 फिल्टर है। फाइनेंशियल कंपनीज के लिए अलग है, उसका मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आप नॉर्मल कंपनीज के लिए बात कर ले, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। 3 में से सबसे पहला आपको देखना है कि उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैप, वो 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि उसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है, पिछले 10 साल की रेवेन्यू ग्रोथ 10% से ऊपर होनी चाहिए हर साल। उसके बाद आपको देखना है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ऊपर होना चाहिए पिछले 10 साल से। अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 ही क्यों और रेवेन्यू ग्रोथ 10 ही क्यों? इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 इसीलिए क्योंकि 8% तो हम रिस्क फ्री रिटर्न मान के चलते हैं कि इतना तो रिटर्न मिलना ही है। उसके बाद 4% हम इक्विटी में इन्वेस्ट करने का ये रिस्क प्रीमियम ले रहे हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करने का। उसके बाद 2% एक्स्ट्रा इसलिए ऐड कर किया क्योंकि देखिए, क्रेडिट एजेंसी हर एक कंट्री में एक क्रेडिट इफेक्ट देती है, यानी कि इंडिया का 2 से 3% है, यूएसए का बहुत कम रहेगा। यानी कि
कंपनीज की हालात के तौर पे ये परसेंटेज डिसाइड होता है। अगर कम परसेंटेज है यानी कि रिस्क कम है, इसलिए कम परसेंटेज है। ज़्यादा परसेंटेज है मतलब 3% यानी कि रिस्क ज़्यादा है, इसलिए हम इन्वेस्ट करने पे हम ज़्यादा रिटर्न मांगेंगे। तो 15% बहुत कैलकुलेटिव वे में ऑथर ने लिया है। उसके बाद रेवेन्यू ग्रोथ 10% ही क्यों है। तो रेवेन्यू ग्रोथ का एक बात ध्यान लीजिए कि अपना जो हमारा जो जीडीपी है वो 13% है ग्रॉस, 13 या 13.5 पिछले 10 साल से देखा गया। अगर मैं उसको नेट कर दूं तो इन्फ्लेशन को हटा के तो 9-10% हो जाता है। तो इतनी रेवेन्यू ग्रोथ तो मिनिमम चाहिए ही पिछले 10 साल में। तो इस कंपनीज को फिल्टर करने के बाद आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, 15, 20 या 10 इतनी कंपनीज मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि आपको ये हर साल करना है। हर साल के बिगिनिंग में ऐसा करिए, ये प्रोसेस करिए और इन्वेस्ट कर लीजिए। अपने आपको जितनी इन्वेस्ट करनी है कैपिटल सब में इन्वेस्ट कर लीजिए और भूल जाइए। आपको मैं बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ एक सैम्पल कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की एक पोर्टफोलियो बताने वाला हूँ जो 2017, क्योंकि बुक 2017 में लिखी गई है तो आप 2020 के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बात करें। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में क्या बात करूँ, ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरा वीडियो बन सकता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को मैं रहने देता हूँ। आपको सबको पता रहेगा चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि जितना लॉन्ग टर्म, इसे हम फर्स्ट पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मजा लेने मिलेगा। तो ये सब इंटर रिलेटेड पॉइंट बोल सकते हैं। एक नॉर्मल जो इन्वेस्टर है जिसको बिजनेस समझना है और आप बिजनेस समझते हो, बैलेंस शीट पढ़ते हो, तो आप ही के लाइफ में भी ये इंप्रूवमेंट हो गया। आपके स्किल्स बढ़ा रहे हो। आप जब कोई बिजनेस करना चाहोगे या फिर कभी कभी काम आओगे तो आप कभी कोई ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया जिसमें आपको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, तो ट्रेडिंग के बजाय मैं कहूँगा कि बुक्स पढ़िए इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने एंड तक इस वीडियो को देखा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर उनके साथ करिए जो कि ट्रेडिंग करते रहते हैं, बार बार इन्वेस्टमेंट में फोकस नहीं करता है। थैंक यू।